हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाई पवन गोस्वामी। अपना ये ईडियम प्रोवर्ब कह दो या ईडियम फ्रेजेस का सेशन, इससे पहले 3 सेशन हो चुके हैं अपने, और ये वाला चौथा सेशन है अपना, 4th नंबर है। ठीक है। इससे पहले के अगर आपने नहीं देखे हो तो उनमें 2020 यानी 2020 मैंने करवा रखे हैं, वो एक अलग प्लेलिस्ट है। और कहावत मुहावरे आपके देखो, ज्यादातर जो एग्जाम्स है, मान लीजिए आपका रीट हुआ, L1 L2 दोनों में आता है। पटवार है, पटवार में भी पक्के 2 सवाल आते हैं। इसके अलावा आपका ग्राम सेवक हुआ, CET है, LDC है, RS है, SSC है, सेकंड ग्रेड है, सभी में आता है। ठीक है ना। हाँ, 4th ग्रेड में ये नहीं दे रखा है, हालांकि हाईकोर्ट में संभावना है, पर इस साधारण 4th ग्रेड में यहाँ नहीं दिया हुआ है। चलो, और इनका भी एक ही इलाज है, आप इनको रट नहीं सकते हैं, आपको ये तसल्ली से पढ़ने हैं। भाई मैं हिंदी में दे सकता था, पर वही बात है, हिंदी में याद रह जाएगा तो ऑप्शन में उलझ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन तो अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में ही देंगे ना। तो इस वजह से मैं जानबूझ के हिंदी नहीं लिखता हूँ, और हिंदी आपको लिखनी ही नहीं है, आपको पढ़ना है। कोई शब्दों से एक चीज पकड़ के रखनी कि अच्छा ये ऐसे होगा, तो उससे क्या होगा कि कल को सवाल होगा ना सामने, तो ध्यान हो जाएगा। बाकी उंगलियों पे रटे हुए किसी को नहीं रहते हैं सिवाय मशीनों के। तो चलो बच्चों, पढ़ते हैं एक एक करके। ठीक है ना। इनको आप इन दिनों अभी सुन लें, फिर परीक्षा के समय एक बार और देख लें, बहुत है, फिर ये रटे नहीं रहेंगे, सिर्फ आप पढ़ सकते हो इनको बढ़िया से। चलो, स्टैंड यानी खड़े रहना, या स्टिक चिपके रहना, ये दोनों में से कोई भी आ सकता है। स्टैंड या स्टिक, खड़े या चिपके रहना अपनी बंदूक से, ये वंस मतलब कोई भी, हिज हर अवर वंस, किसी कोई भी व्यक्ति जब अपनी बंदूक से चिपके रहता है। यहाँ बंदूक का मतलब देखो, आपको पता है कि कहावत मुहावरे हैं, तो वो सेंस नहीं है जो सामने दिख रहा है। यानी यहाँ ये कह रहा है कि अपना कोई एक विचार है, अपना कोई एक ओपिनियन है, उस पे अड़ा रहना, यानी अपनी बात पे अडिग रहना, आपका जो भी विश्वास है, तो ये वही कह रहा है। स्टैंड यानी खड़ा रहना या चिपका रहना अपने विचारधारा से, अपने विश्वास पर टिका रहना। यहाँ बंदूक का मतलब वो नहीं है। देखो, मेंटेन्ड बनाए रखना, वंस ऑन ओपिनियन, यानी आपने जो विचार बनाया है, बस वो विचार बनाए रखना, ये नहीं है कि बार बार बदल जाए, कि भाई मैं SSC की तैयारी कर लूं यार, बैंक की कर लूं, नहीं, ये फिर गलत है। तो भाई स्टिक टू वंस गन्स का मतलब है अपने विचारों पर, अपने ओपिनियन पर अड़े रहना। टू स्टैंड फर्म, कट कट मतलब फर्म मतलब अडिग है, कठोरता से, है ना। मतलब स्ट्रिक्टली खड़े रहना इन वंस बिलीफ, अपने विचारधारा में। तो वो एक ही बात है, अपने गन को चिपकाए रखना, अपने स्टैंड पर रहने का मतलब वही है। देखो, स्टैंड पर रहना कि आपके जो ओपिनियन है, आपके जो विचार है, उससे चिपके रहना, उससे जुड़े रहना, हटना नहीं। ठीक है भाई, आगे पढ़ते हैं। इनको पढ़ा जा सकता है, कोई कह दे कि मैं रटवा दूं, तो देखो बेटा, मूर्ख नहीं बनना चाहिए हमें, ये पढ़े ही जा सकते हैं, तसल्ली से पढ़े जा सकते हैं। और सवाल भी वैसे ही होगा। सेक मतलब कांपना, कंपकपी, वाइब्रेशन, इन कहां पर, किसी के जूतों में, आप शूज कह दो या बूट्स कह दो, वो भी। देखो भैया, एक चीज है, आप ये कहते हैं ना भाई साहब मैं तो ऊपर से नीचे तक हिल गया, जब मैं अंदर तक हिल गया तो जूते भी हिल ही गए होंगे, तो ये ऐसा जोड़ लो। होता नहीं, मैं तो बस बता रहा हूँ, अपना अपना तरीका होता है। ठीक है ना। कि जूतों में कंपन का, जूतों में सेक का मतलब है कि आदमी डर रहा है, अंदर से हिल रहा है, ओपन नहीं है वो। देखो क्या कह रहा है। ट्रेम्बल कांपना, विद फियर किससे, डर से, डर से कांपना। टू बी वेरी अफ्रेड, बहुत ज्यादा डर जाना, डर जाना एक ही बात है, बहुत ज्यादा डर जाना, तभी तो जूतों तक कंपन चला गया भाई। टू बी वेरी फ्राइटेंड और नर्वस, बहुत ज्यादा डर जाना या हतोत्साहित हो जाना, वो एक ही बात है। कुल मिला के ये कह रहा है कि आपके जूतों में कंपन होने का मतलब है बहुत ज्यादा डर जाना, और बंदूक से चिपके रहने का मतलब है अपने विश्वास पर अडिग रहना, दृढ़ता से। आपने कहा ना फर्म, दृढ़ता से रहना। आगे बात करो, तो ये भी पढ़ा हमने। फिर कह रहा है रब, रब आप समझते हैं, रगड़ना, टच होना, ऐसे रब शोल्डर्स। अब एक बात बताओ, आप कोई कहीं पर भी बैठे हैं, तो आपके कंधे कब अड़ेंगे,
जब आप उसके नजदीक बैठे होंगे किसी भी व्यक्ति के। अपन भी देखो घर में कई बार एक साथ काफी लोग इकट्ठे होते हैं तो एकदम चिपक के बैठ जाते हैं घर वाले। तो वही बात यहाँ है कि रब शोल्डर्स, कंधे रगड़ने का मतलब है कम इनटू क्लोज कांटेक्ट, यानी नजदीक हो जाना। ठीक है ना, अपन जब पास में बैठेंगे, ज्यादा ही पास में होंगे तभी तो शोल्डर टच होंगे ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रहे कि रब शोल्डर्स का मतलब होता है पास में होना, क्लोज कांटेक्ट में होना। फिर अगला देखो, टर्न द कॉर्नर। कॉर्नर मतलब ऐसा समझ लो कि एक किनारा है, कॉर्नर ये परेशानी है, इस परेशानी को मोड़ देना, ऐसा समझ लें। क्या लिखा देखो यहाँ, टर्न यानी मोड़ देना, कॉर्नर यानी परेशानी को। इसका मतलब है गुजर जाना संकट से। पास मतलब गुजर जाना संकट से, या फिर जो मुश्किल परिस्थिति थी, मुश्किल बिंदु था, वहां से निकलकर सुधार करना शुरू होना। जैसे आप में से भी कई बच्चे थे जिन्होंने अंग्रेजी में कहावत मुहावरे छोड़ के जाने का निर्णय लिया, पर मैं आपको बता दूं हर एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, और ये सबसे सरल चीजों में से है जिनको नॉर्मल सिर्फ एक दो बार पढ़ना या सुनना है, रटे नहीं। ऐसे मुझे क्या किसी को याद नहीं रहता ऐसे, लेकिन ढंग से पढ़ना ही बेहतर है। तो वही बात है कि आप भी अगर आपने ये चीज विचारधारा कर ली कि नहीं मैं तो पढ़ूंगा ही, तो इसका मतलब आपने क्या कर लिया, कॉर्नर से टर्न कर लिए, यानी आपने संकट से गुजर गए, आप जीत की ओर बढ़ रहे हैं। तो टर्न द कॉर्नर का मतलब है परेशानियों से गुजर जाना, आगे बढ़ना और सुधार करना। ठीक है ना, ऐसे तो इनको बढ़िया से पढ़ते चलना है। अंग्रेजी भी आपको ध्यान इसलिए रखनी थोड़ी बहुत, क्योंकि फिर देखो क्या है, वहां ऑप्शन में अंग्रेजी रहेगी ना, इस वजह से आगे बढ़ेंगे। देखो फिर है, और हाँ, ये मैं खुद ही लिखता हूँ, कंप्लीट काम खुद ही करता हूँ। भाई हमारे 60 तो पहले हो चुके हैं, 40 आज करवा दूंगा तो 100 हो जाएंगे। 300-400 के करीब पर्याप्त है लगभग आपकी सारी एग्जाम्स के लिए। और रही बात कि उनमें से आने की गारंटी, तो गारंटी मृत्यु के अलावा किसी के पास किसी की नहीं है। कोई दे रहा है तो इसका मतलब मजे ले रहा है, और तो क्या बताएं आपको। मैं तो सीधी बात कहता हूँ कि अच्छा रेशियो रहेगा, बुरा नहीं लगेगा पढ़ने का, इसके अलावा कोई गारंटियां नहीं है। मैं 14-15 वर्षों से पढ़ाते हुए यही देखा मैंने कि गारंटियां धरी रह जाती हैं जब पेपर अच्छा बनाते हैं। तो इसलिए मैं उस हिसाब से काम करूंगा कि आपके 4 में से 2-3 बढ़िया मिल जाने चाहिए, और कोई पूरे में से पूरे मिलने की गारंटी दे तो मुझे ले चलो, मैं गारंटी खत्म कर दूंगा। ठीक है ना भाई, तो इसलिए मूर्खता की बातें कभी नहीं करना जीवन में। अ मैन ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स यानी अपनी बात का आदमी। अपन नहीं बोलते बात का पक्का है, बात पर अड़ा रहने वाला। तो ये सिंपल सी बात है, ऐसा व्यक्ति जो अपनी बात पर कायम रहे, अपनी बात पर दृढ़ रहे। हम ये कह सकते हैं विश्वासी, भाई कह दिया मतलब कह दिया। ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, आदमी तो सेम ही है, आदमी के लिए तो सेम ही है, लेकिन यहाँ कह रहा शब्दों वाला आदमी है। यानी एक व्यक्ति टू बी डिपेंडेंट ऑन, ऐसा व्यक्ति जिस पर अपन निर्भर रह सकते हैं। ट्रस्ट वर्दी मैन या विश्वास योग्य, ट्रस्ट कर सकते हैं जिस पर। तो ये सरल सा बढ़िया, ये कई बार आया हुआ एग्जाम में। फिर बात करते हैं मैन ऑफ स्ट्रॉ। स्ट्रॉ का मतलब है तिनका, अपन ऐसा समझ लें तिनका। तो तिनके के समान वैल्यू वाला व्यक्ति, यानी ऐसा व्यक्ति जिसका कोई ज्यादा महत्व नहीं है, जिसका कोई ज्यादा महत्व नहीं, तिनके के समान वैल्यू बस है वो। जैसे अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, यानी जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसका मतलब कोई वैल्यू नहीं है, जिसकी। हु हैज ए वीक कैरेक्टर, बेचारा जैसे किसी फिल्म में किरदार होते हैं ना बिल्कुल ना के बराबर, जिनके होने नहीं होने से फर्क नहीं पड़ता। ये संसार भी ऐसा ही है। अगर हम समय पर व्यवस्थित काम नहीं करते, अगर हम समय पर नौकरी नहीं लगते, तो धीरे धीरे हम बहुत पीछे चले जाएंगे, और हम भी एक दिन अ मैन ऑफ एक्स्ट्रा हो जाएंगे, यानी जिसकी तिनके के समान वैल्यू है। मतलब ये हुआ कि हालात कुछ इस कदर हो जाते हैं कि अगर घर में आप 2-3 भाई हैं और आप बड़े हैं, फिर भी आप जीवन में इकोनॉमिकल यानी आर्थिक रूप से सेटल नहीं हो पाए, और छोटे भाई मजबूत हो गए, नौकरी लग गई, तो धीरे धीरे आपके हालात भी स्ट्रॉ जैसे हो जाएंगे। घर के किसी कार्यक्रम में कार्ड में आपका नाम तक छापना भूल जाएंगे। छाप भी देंगे तो कहीं छोटा सा कहीं कोने में पड़ा होगा, या फिर पेन से लिखना पड़ेगा कि यार ये भी तो अपने ही परिवार में है। ये स्थितियां हो जाती हैं।
मैं हमारे समय की बात कर रहा हूँ, यानी कलयुग की। आप देखने वाले कौन से युग से देख रहे हैं, ये मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है ना? तो ये थोड़ा-सा अच्छे से ध्यान दो। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ मतलब होता है तिनके के समान वैल्यू। राइट हैंड मैन, ये तो सरल सा है, अपन नहीं बोलते भाई साहब ये उसका दायां हाथ है, यानी सबसे विश्वासी कह दो या सबसे एक्सपर्ट आदमी, जैसे कोई भी बड़ा व्यक्ति है, कोई मंत्री है, एमएलए या इस तरह का है, उन सबके राइट हैंड और लेफ्ट हैंड और पैर सब होते हैं। तो उसका सारा काम जो दिखता है, जिस पर उसको सबसे ज्यादा भरोसा है, वो उसका क्या हो जाएगा? राइट हैंड मैन। तो राइट हैंड मैन का मतलब होता है मोस्ट एफिशिएंट असिस्टेंट, सबसे ज्यादा बढ़िया सहयोगी, है ना? या फिर हु हेल्प्स, यानी जो मदद करता है, सहायता करता है आपकी सबसे ज्यादा। ज्यादातर वो किस संदर्भ में हो? काम में। तो वो समझ गए राइट हैंड मैन यानी दायां हाथ होना। सरल ये। आगे बढ़ेंगे। गिव अ हैंडल टू। गिव अ हैंडल टू का मतलब है भाई, जैसे आप छोटे हैं, पिता आपके बाइक चला रहे हैं, तो आपको भी कभी ना कभी तो वो हैंडल देंगे कि ले तू भी चला, यानी आपको भी कभी ना कभी तो मौका देंगे। ये कुछ इस तरह का है, एक मौका तैयार करना, एक मौका देना। जैसे ऊपर वाला भी सबको मौका देता है, आपको भी दिया, हर बार नहीं देंगे मौके, एक समय आएगा जब मौका समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना? खैर, तो गिव अ हैंडल टू का मतलब है तैयार करना एक अवसर, या फिर टू अंडरस्टैंड समथिंग एंड बी एबल टू डील विद इट, किसी बात को समझना। ये एक्स्ट्रा मीनिंग है, ज्यादातर तो यही ध्यान रखना है कि कोई स्थिति को समझकर उसको झेल जाना, ये भी वही बात है, लेकिन ज्यादा बेहतर ये वाला रहेगा। अगला देखो क्या है? लेट द ग्रास, घास को ग्रो, उगने दो। लेट यानी उगने दो, ग्रो यानी उगना, और लेट यानी देना। उगने दो घास को कहां? पैरों के नीचे। मतलब इतना आलसी है कि हिल नहीं रहा है, पड़े पड़े नीचे पैरों के घास उगाई है। इतना आलसी, कुछ नहीं कर रहा, हर काम को फैला है मैदान में। घर वाले कह रहे हैं ले भाई नहा ले, देखेंगे, अबे सुस्त आदमी नाले, तो मतलब ऐसे है कि नीचे घास उगते हुए देखना। तो घास उगते हुए देखने का मतलब बिल्कुल आलसी। और कौन करता है ये? आपको पता है घास धीरे धीरे उगेगी। अब कोई मूर्ख ही होगा जो उसको देखता रहे, इसका मतलब ठाला होगा अपनी तरह बिल्कुल नल्ला। तो लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट का मतलब है टू रिमेन आइडल, आलसी रहना, निठल्ला रहना। टू प्रोक्रास्टिनेट, एक ही मतलब है डिले, और प्रोक्रास्टिनेट मतलब टालना, टालना। इन गेटिंग थिंग्स डन, किसी भी काम को या अलग अलग कामों को करने से टालना। तो वो एक ही बात है, आलसी होना या काम को टालना। यानी पैरों के नीचे घास उगने देने का मतलब वही है कि भाई कर तो कुछ रहा नहीं, पड़ा एक जगह तो घास तो उगेगी ही। आगे चले, देखो कोई ना कोई टर्म रहेगा। मैं नहीं चाहता हूं कि आपको हिंदी में सिखा के भाग जाऊं, क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन अंग्रेजी में रहेगा, वहां दुनिया बिखर जाएगी आगे। इसलिए एक एक चीज को बड़ा तार्किक रूप से। और हाँ, ये सेशन के लास्ट में सवाल भी हैं, आप जितना गहराई से शांति से सुनेंगे, उन सवालों को करने में उतना ही मजा आएगा, ठीक है ना? ये बात है। अब देखो, सेट द थेम्स ऑन फायर। आपको ध्यान है, थेम्स जैसे हमारे यहाँ गंगा नदी है, वैसे ये भी किसका नाम है? नदी का। अब ये नदी में छोटी मात्रा बड़ी मात्रा तो देखो, मैं शायद बड़ी आती होगी, वो तुम देख लेना, छोड़ो। छोड़ते हैं अपन। इसको क्या कहते हैं? रिवर कहते हैं। तुम तो समझते हो, मैं तो अंग्रेजी का हूं ना। नदी का नाम है थेम्स। तो आग के ऊपर नदी सेट करना मतलब भाई साहब, आग में पानी लग मतलब पानी में आग लगा दिया, ये वैसे ही कह रहा है। तो आप समझ गए होंगे, मतलब ऐसा काम करना जो अविश्वसनीय, भाई साहब चमत्कारिक काम कर दिया। क्या कर दिया? आग पर पानी सेट कर दिया, या पानी पर आग सेट कर दी, बात तो वही है। अपने हिंदी में भी कहावत है, पानी पर चलना टाइप का ना, वैसे ही। तो क्या कह रहा है देखो, डू सम रिमार्केबल, एक विशेष कुछ काम करना जो कैसा हो? सरप्राइजिंग, चौंका देने वाला, बहुत एक्साइट कर देने वाला, या संवेदना को जगा देने वाला, ऐसा कुछ विशेष काम कर देना, ठीक है ना? ऑल ग्रीक, ग्रीक टू समवन, सब कुछ किसी के लिए ग्रीक होना। ग्रीक वैसे तो भाषा है, और हम जितने भी लोग हैं, हमारे लिए तो ग्रीक क्या है?
कुछ पता नहीं चल रहा ये क्या है। तो ऑल ग्रीक टू समवन का मतलब है ऐसी कोई चीज जो समझ में, अभी जैसे मैं आपको यहाँ अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही, ग्रीक तो बिल्कुल नहीं आएगी, तो ग्रीक टू समवन का मतलब होता है बिल्कुल समझ नहीं आना ये क्या चल गया है। समथिंग विच कांट बी अंडरस्टूड, ऐसा कुछ जिसको समझा नहीं जा सकता या कंप्लीटली समझा नहीं जा सकता। ध्यान रहे, कॉम्प्रीहेंसिबल तो समझने योग्य, और इन लगाते ही भाई जिसको समझा नहीं जा सकता वो एक ही है। तो ऐसा कुछ जो समझ में नहीं आ रहा उसे ग्रीक कह दिया। कूल एज क्यूकम्बर, खीरे की तरह ठंडा। तो देखो जैसे हर परिवार में कोई ना कोई आदमी ऐसा होता है जो बहुत ही ठंडा होता है, और आपको पता शरीर के लिए खीरा अपन सैलेड में भी लेते हैं तो खीरा बड़ा ठंडा रहता है। तो वो तो खैर सरल सा है। खीरे की तरह ठंडे का मतलब है शांत, बिल्कुल अचिंतित, जिसमें कोई चिंता नहीं है। विशेष तौर से जब कोई चीज सरप्राइज करने वाली हो, चौंकाने वाली हो, तब भी वो क्या रहे, शांत। ये जीवन का बहुत बड़ा गुण है। कोई व्यक्ति जो शांति से अगर कोई काम कर लेना, उसे हराना बहुत मुश्किल है। कुछ व्यक्ति तो क्या है कि विपत्तियां अचानक कुछ होते ही हड़बड़ा जाते हैं, लेकिन शांत अगर रह जाए कोई तो उसे कोई हरा नहीं सकता है। युद्ध को जीवन में चाहे किसी भी तरह का युद्ध हो, चाहे वो मन से हो, चाहे धन से हो, चाहे किसी अन्य से हो, उससे जीता एक ही शर्त पर जा सकता है कि विपत्ति में शांति बनाए रखना। मेंटली मानसिक शांति ही आपको विजय करवा सकती है। तो वही बात यहां है कि ठंडा, खीरे की तरह ठंडा मतलब शांत और जिसमें चिंता नहीं हो। प्ले सेकंड फिडल, देखो प्ले सेकंड फिडल, सेकंड मतलब दूसरा। आ, फिडल, फिडल क्या होता है, एक वाद्य यंत्र होता है, लेकिन यहां क्या मतलब है, दूसरे नंबर पर आना। यानी पहले नंबर पे तो कोई और है, पहले नंबर पे तो कोई और है, ये जिसकी बात कर रहा वो दो नंबर पर है, यानी मुख्य नहीं होना, द्वितीयक होना। जैसे टू बी लेस इंपॉर्टेंट, यानी इंपॉर्टेंट तो कोई और है, ये तो कहां पर आ रहा है, सेकंड नंबर पे। और इन अ वीकर पोजीशन देन समवन एल्स, या किसी और व्यक्ति से कमजोर स्थिति में, वो तो फर्स्ट हो गया, और ये क्या हो गया, सेकंड। हर चीज को कोई ना कोई किस्से से जोड़कर याद करो बेटा, अच्छा रहेगा। टू प्ले अ सबोर्डिनेट रोल टू अनदर, सबोर्डिनेट वही किसी के अधीन काम करना, खुद लीडर नहीं होना, खुद लीडर तो फर्स्ट हुआ, तो ये किसी के अधीन रहकर काम करना मतलब सेकंड फिडल, यानी किसी के अधीन रहकर काम करना। ऐसे ही इनको याद करना पड़ेगा, ये रटे नहीं जा सकेंगे बच्चों, इस बात को ध्यान रहे। और अपन ऐसा भी नहीं कर सकते कि हिंदी लिख के भाग जाओ, भाग जा, हिंदी में कहावत मुहावरे आते ही नहीं है। हम्म, आगे चलो, आराम से पढ़ेंगे इनको। लेट बाई, ये बहुत जबरदस्त है, मैं इसको कह सकता हूं ये बहुत काम का है ये। लेट बाई गॉन्स बी बाई गॉन्स, गॉन्स मतलब जो हो गया है, लेट मतलब जाने दो, तो जो हो गया उसे जाने दो, जो हो गया उसे भूल जाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जीवन में भी बहुत याद रखना। लेट बाई गॉन्स बी बाई गॉन्स का मतलब अनदेखा कर देना भूतकाल को। टू फॉरगिव, छोड़ देना या भूल जाना भूतकाल को, या फॉरगेट अबाउट पास्ट डिसएग्रीमेंट या मिस्टेक्स, और हर्ट्स एंड टू मूव ऑन, यानी जीवन में भूतकाल में जितने भी गलतियां हुई, जितने भी दुख दर्द रहे, उन सबको उन सबको भूल जाना और भूलकर आगे बढ़ना, इसी का नाम तो जीवन है। तो लेट बाई गॉन्स बी बाई गॉन्स का मतलब है जो पुराने समय में हुआ उसे भूल जाएं, क्योंकि जीवन तो पीछे जा नहीं सकता और समय वापस वो आ नहीं सकता, बढ़ना हमें ही पड़ेगा आगे जीवन में। ये बात याद रखे। तो लेट बाई गॉन्स बी बाई गॉन्स का, भाई ऐसे तो हमसे भी बहुत लोगों ने, भाई मैं भी जीवन में यहाँ जब पहुंचा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत, मैं भी सिंपल सादा सा जीवन जी रहा हूँ, पर जैसे भी रोटी टाइम पर हाथ आ जाती है बस ठीक है, जीवन अपना, कोई दिक्कत नहीं है। माना कि मेरे पास हेलीकॉप्टर या रोल्स रॉयस नहीं है चलने को, अपने मोटरसाइकिल पुरानी से ही मेरा काम चल रहा है, तो ठीक है, चल रहा है जैसे चल रहा है। पर पुराने जमाने में तो मेरे पास वो भी नहीं था, तो उसको लेकर नहीं बैठ सकते भाई, आपको आगे बढ़ना होगा। तो लेट बाई गॉन्स बी बाई गॉन्स का मतलब जो हुआ, जो भूतकाल है उसको भूल जाएं, छोड़ दें, आगे बढ़े। जो भी चोटें पहुंची भूतकाल में उसको
सैलेड डेज, सैलेड डेज का मतलब देखो, सैलेड, सैलेड क्या होता है? कच्चा। तो इंसान जब कच्चा होता मतलब जब नया नौजवान होता है, सैलेड मतलब होता है, सैलेड मतलब कच्चा, कच्चा कोई भी खाना, सब्जी, जैसे सब्जी कच्ची होती है उसको आप सैलेड बोल देते हैं, ठीक है ना? तो सैलेड के दिन यानी कोई इंसान के वो दिन जब वो यंग हो, कच्चा हो, डेज ऑफ वंस यूथफुल इन एक्सपीरियंस, यानी जवानी के वो दिन जब उसको ज्यादा अनुभव नहीं होता है। इन एक्सपीरियंस यानी आप ये कह सकते हैं जवानी के, जवानी की अनुभवहीनता। जैसे कई बच्चे ऐसा करते हैं कि समय पर सही फैसला नहीं लेते, वो है जवानी की अनुभवहीनता। फिर उनको बाद में महसूस होता कि यार मेरे पिता, मैं जब छोटा था तो ऐसा बोलते थे और अब मुझे वो बातें याद आती हैं, क्योंकि उस समय तो सैलेड डेज थे। तो सैलेड डेज का मतलब डेज ऑफ वंस यूथफुल इन एक्सपीरियंस, यानी जवानी के वो अनुभवहीनता की बात है, या अ पीरियड ऑफ यूथ, जवानी का समय, या इन एक्सपीरियंस्ड एंड नेविटी, नेविटी मतलब नो सीखिया होना, जो अनुभवहीन होना। तो देखो, जवानी में छोटी मोटी गलतियां जब हो जाती है तो उसी को सैलेड डेज कहा गया है, ठीक है ना? आप ध्यान मत दो बेटा, अपन तो बुढ़ापे की ओर अग्रसर है। ठीक है, आगे बढ़े। अ रॉ डील, रॉ मतलब कच्चा सौदा, यानी बेईमानी भरा सौदा। या तो सौदा पक्का होना चाहिए तभी मजा आता है, ये तो कच्चा सौदा है, रॉ मतलब कच्चा होता है। तो कच्चा, डील मतलब सौदा, यानी ऐसा सौदा जो बेईमानी और धोखेबाजी से हो। जैसे क्या लिखा है? अनजस्ट, जस्ट यानी तो न्यायिक सही, अनजस्ट यानी गलत तरीके से व्यवहार करना, बुरी तरीके से, अनुचित तरीके से व्यवहार करना, या अनइक्वल मतलब भेदभाव करना, जैसे हमारा समाज करता है गरीब और अमीर में, छोटे और बड़े लोगों में। तो वैसे ही रॉ डील सबके साथ ही होता है, आप में, हम लोग सामान्य हैं तो हमारे साथ तो ये होता ही आया, हमको बस थोड़ी सी आदत हो जाती है। चलो, इन द डोलड्रम्स, डोलड्रम्स का मतलब होता है उदास होना, उदासी। तो उदासी में होना, ये तो सिमिलर ही है, उदास होना, दुखी होना। तो सैड या डिप्रेशन, थोड़ा सा डिप्रेस्ड होना, दुखी होना। टू बी इन अ स्टेट ऑफ लॉ स्पिरिट, जब स्पिरिट मतलब उत्साह कैसा हो, बिल्कुल कम हो, डिप्रेशन हो, या थोड़ा सा अकेलापन हो, ठीक है ना, कहीं कठोरता सी हो जीवन में। तो याद रखो, इन द डोल्ड्रम्स, ये आ भी रखा है दो तीन बार, कि उदासी में होना, ठीक है ना, ग्लूमी भी कहते हैं उसको। तो देखो, इनको रट नहीं सकते आप चाहें कि नहीं मैं रट के भाग जाऊं, ट्राई कर ले। कोई कह दे मैं ट्रिक बता दूं, ट्राई कर ले। देखो बच्चे, ज्ञान है, ज्ञान में ट्रिक नहीं चलती है, इधर चलता है तल्लीनता। आप इन चीजों को कितना गहराई से सुनते हैं, ये जरूरी है। आप ये वीडियो देखते देखते चारों तरफ की बातें सुनेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कई बच्चे सोचते हैं इसकी पीडीएफ निकलवा लो। बेटा पीडीएफ क्या निकलवा ले, किताबें पढ़ी है लोगों के पास, लेकिन उसमें से कुछ अंदर तो जाए, इसलिए ही तो मैं, नहीं तो पीडीएफ मैं ही दे देता, पर मुझे पता बच्चे भोले हैं, पढ़ेंगे नहीं, और पढ़ेंगे नहीं तो कल को सिलेक्शन नहीं होगा। मैं चेहरों पर उदासियां देखना पसंद नहीं करता, मेरा तो कुछ नहीं है, लेकिन आपके चेहरे पर उदासी नहीं होनी चाहिए। अ गुड फॉर नथिंग, मतलब ऐसा व्यक्ति जो अच्छा तो है लेकिन वो कोई काम का नहीं है, आप समझे? गुड फॉर नथिंग, अच्छा तो है लेकिन कोई काम का नहीं। अब आप खुद सोच लो कैसा आदमी है वो, वर्थलेस, बिल्कुल बिना काम का आलसी आदमी। ऐसा व्यक्ति जो आलसी है, किसी की मदद या किसी के काम का नहीं है, तो गुड फॉर नथिंग हो गया ना। भाई अगर गुड फॉर एवरीथिंग होता है यानी सबके लिए बढ़िया होता, सबके काम आता। ये कह रहा अच्छा तो है लेकिन किसी काम का नहीं है, ऐसा समझ लो। तो गुड फॉर नथिंग का मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो बिल्कुल आलसी है, कोई काम का नहीं है। बहुत कम बार आया हुआ है पर ये इंपॉर्टेंट है। फिर बात करें अंडर द वेदर, ठीक है ना? अंडर द वेदर का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा मौसम परिवर्तन होता है तो आदमी का हेल्थ भी बिगड़ जाती है। तो मतलब इसका मतलब ये है कि भैया मौसम, मौसम के अंडर में है वो। तो अंडर द वेदर का मतलब होता है थोड़ा बीमार हो जाना, ठीक है ना? तो अंडर द वेदर, मौसम के नीचे अंदर होने का मतलब है अस्वस्थ, अच्छा फील नहीं करना, थोड़ा सिक, बीमार होना, या अनहेल्दी होना, ठीक है ना? तो मौसम के अंदर में यानी मौसम के हिसाब से बीमार होते रहना। पुट आ स्पोक, पुट यानी डालना, स्पोक यानी कोई भी लकड़ी या कोई एक डंठल या कुछ भी यार, एक छड़ी, इन व्हील, पहिए में। अब एक बात तो, पहिया मतलब कोई व्यक्ति अपना काम कर रहा है, उसका चक्कर चल रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, खुद कुछ नहीं कर रहे उसको रोकने में, वहां उसके अंदर वो लकड़ी घुसेड़ दी पहिए में ताकि वो रुक जाए, बस यही है।
पुट स्पोक इन व्हील का मतलब है कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति का पहिया, सफलता का पहिया, काम का पहिया चल रहा है और आप क्या कर रहे हैं, खुद तो कुछ नहीं कर रहे, उसमें वो लकड़ी डाल दी ताकि वो रुक जाए। तो थ्वाट मतलब होता है रोकना। थ्वाट मतलब, ये हिंदी आप लिखना चाहे तो लिखने में ध्यान रखना, थ्वाट समवन, किसी को रोकना, किसी को, क्योंकि उसका पहिए के अंदर आपने लकड़ी डाल दी। टू हाइंडर, रोक देना, बाधा बनना, रोक देना किसी व्यक्ति की योजनाओं को या प्रोग्रेस को, वो एक ही बात है। टू मेक डिफिकल्ट फॉर समवन, किसी के लिए परेशानी खड़ी कर देना। टू पुट अ डिफिकल्टी इन द वे ऑफ सक्सेस, कोई व्यक्ति सफल हो रहा है, तुम साले उसके बीच में जो है उसके पहिए में लकड़ी डाल रहे हो, तो याद रखना ये अच्छा वर्ड है, मतलब बढ़िया है। पुट अ स्पोक इन व्हील का मतलब होता है किसी को किसी के लिए बाधा बनना, किसी की सफलता में, किसी के कार्य में टांग अड़ाना। अच्छा है ये वाला। सर्वाइव, सर्वाइव यानी बच निकलना, जी लेना। मैनी क्राइसिस, मतलब आप कई घटनाओं से, कई संकटों से बच निकलना, ये तो सरल ही है। टू सक्सेसफुली मैनेज और एंड्योर, अच्छे से व्यवस्थित करना या सहन कर जाना बहुत सारे मुश्किल और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से। तो वो तो इसका मिलता जुलता ही अर्थ है कि सर्वाइव मैनी क्राइसिस का मतलब है बहुत सारी परेशानी भरी स्थितियों से, बहुत सारी परेशानी भरी स्थितियों से आगे निकल जाना, सहन कर जाना, झेल जाना। जीवन भी यही कहता है। थ्रो डाउन द ग्लव्स, ग्लव्स को ही गाउंटलेट भी बोलते हैं, एक ही चीज है। देखो, थ्रो डाउन द गाउंटलेट का मतलब होता है दस्ताने, अपन नहीं करते दस्ताने, अब आ तू सामने है, अब आजा, दस्ताने उतारने का मतलब है कि चुनौती देना। तो टू गिव अ चैलेंज, चुनौती देना, दस्ताने हटा कर अब लड़, तू देख क्या कह रहा, कब से मैं, दस्ताने का मतलब कब से मैं कंट्रोल में था है। टू इश्यू अ चैलेंज, एक चुनौती जारी करना। आइदर टू फाइट, किस किस के लिए, चाहे लड़ने के लिए या युद्ध करने के लिए, सामना करने के लिए। सामना करना किसी का खुले मन से या धोखेबाजी से, पर सामना करना। तो ये हो गया थ्रो डाउन द ग्लव्स या गाउंटलेट का मतलब होता है चुनौती देना या किसी के सामने होना, सामने से भी या छुप कर भी। कई होते हैं ना भीतर घात करते हैं, कई होते हैं, अपने तो नहीं, आप तो सतयुग में हो, आपके यहाँ तो नहीं होते होंगे, हमारे कलयुग में जरूर होते हैं। अगला है मीट ट्रबल हाफ वे, एक और चीज मैं यहाँ स्पष्ट कह दूं, एक इसी टाइप का एक और था, आपको मैंने पिछले सेशन में बता रखा है। मीट द हाफ वे वो अलग है, ये वाला अलग है बच्चे। ये वाला तो था समझौता करना, कॉम्प्रोमाइज करना, ये अलग है। ये ट्रबल हाफ वे है, वो मीट हाफ वे था। देखो गलत नहीं करना, मैं आपको फिर से कह दूं, रटी रटाई चीजों पर नहीं, थोड़ा खुद भी मेहनत किया करें। तो मीट द हाफ वे, बीच में मिलने का मतलब तो यही था भाई, दो पक्षों के बीच समझौता करना। लेकिन ट्रबल्ड हाफ वे, मीट ये, यार इसको ध्यान रखना, ट्रबल शब्द का मतलब ये है कि अभी तो आप रास्ते में ही हैं, पहले से ही जो नहीं होने वाला उसको सोच के डरने लग गए, वो सर सिलेक्शन नहीं हुआ तो, पेपर टफ आ गया तो फिर पढ़ना छोड़ दे, तू तो नरेगा ज्वाइन कर ले मेरे भाई। यानी मीट द, ये क्या कह रहा है, मीट, अगर आप हाफ रास्ते में हैं अभी और अभी से आप ट्रबल में हैं, यानी आप कल्पना कर रहे हैं, आप चिंता कर रहे हैं उस चीज की जो भी हुआ नहीं है, होने से पहले ही चिंता चालू, कल्पना कर लिया, परेशानियों की चिंता कर रहा है जो अभी हुई नहीं है, तब उसको भी लेकर चिंतित है। तो मीट ट्रबल हाफ वे का, देखो मीट हाफ वे मतलब तो समझौता करना, लेकिन मीट ट्रबल हाफ वे का मतलब होता है, मतलब जो हुआ नहीं है उसको लेकर ही चिंता कर रहा है, तो फिर बेटा ऐसे तो जीवन चलेगा नहीं। आप जो कर सकते हो सिर्फ उस पे ध्यान दो, होगा क्या वो हमारे बस में नहीं, हमारे बस में तो ये कि हम क्या कर सकते हैं। आप कर सकते हो ईमानदारी से पढ़ाई, इधर उधर देखे बगैर। आगे फिर है पुट समवन ऑन हिज मेटल, मेटल मतलब होता है उत्साह या भड़काना, साहस को भी कहते हैं। तो किसी को भड़का देना, किसी के लिए बढ़िया भी हो सकता है कि भाई साहब उसने उसका जोश बढ़ा दिया, जैसे कि खेल के मैदान में क्रिकेट में अपन कोई चौका छक्का लगा तो कैसे पब्लिक, तो पब्लिक जोश बढ़ाती है, कई बार वो भड़क भी जाता है। तो वैसे ही पुट समवन ऑन इज मेटल यानी किसी को जगा, भड़का देना, राउज यानी जगाना, भड़का देना। समवन टू डू हिज बेस्ट, किसी व्यक्ति को जगाना ताकि वो अपना बेस्ट कर सके। टू चैलेंज और टेस्ट समवन्स एबिलिटी, कई बार ये भी होता है कि किसी की एबिलिटी, योग्यता को चेक कर देखे कितना कर सकता है। टू डू समथिंग वेल, ताकि
कि वो कितना बढ़िया कर सकता है, स्पेशली इन डिफिकल्ट सिचुएशन। अरे मतलब ये है कि मान लो कुश्ती चल रही है गांव में, अब आपको जिसको जिताना है तो आप उसको भड़काओगे ही कि देख कितना जोर है, उठा के पटक दे, ये कर दे, वो कर दे, तो वो भड़का रहे हो ताकि वो जीत जाए। तो ये होता है क्या, पुट समवन ऑन हिज मेटल। ये चीजें ऐसे याद रहेंगी, रटा नहीं जा सकता बेटा, इस जन्म में नहीं, किसी जन्म में नहीं। ठीक है ना। आपको ज्यादा नहीं करना है, 40-40 या 50-50 के 5-4 सेशन और देख लेना, मामला सेट। इस आज वाले सेशन के साथ 100 तो हो जाएंगे अपने पूरे, 200-250 और हैं बस। और ऐसे पूरे करने हो तो 20-1 हजार होते हैं पूरे, तो वो आप कर लेना, 1.5-2 जन्म तो लग ही जाएंगे। तो इसलिए बेटा जो वास्तविकता है ना, उस पर काम किया करो, फेंका फांकी से जीवन नहीं चलता है। सेट वंस फेस अगेंस्ट, किसी के अगेंस्ट यानी खिलाफ अपना मतलब मत रख देना किसी को। आप ये कह सकते हो किसी के सामने खड़े हो जाना, किसी के सामने खड़े हो जाना मतलब विरोध करना। ये तो सरल ही है। सेट वंस फेस अगेंस्ट का मतलब कठोरता से विरोध करना, मतलब कठोर विरोध कह दो। टू बी फर्मली मतलब बहुत ही दृढ़ होके, और मतलब दृढ़ संकल्प होके विरोध करना, मतलब आप ये कह सकते हो जोरदार या कड़ा विरोध करना। जैसे आजकल एग्जाम में ये अपने नॉर्मलाइजेशन होता है तो बच्चे खूब इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं, पर देखो हाथ में नहीं बेचारे विरोध ही कर सकते हैं, जैसे मैं भी विरोध कर सकता हूँ किसी चीज का, हाथों में अपने तो है नहीं। फिर है विन लॉरेल्स। लॉरेल मतलब होता है प्रतिष्ठा, ठीक है ना। तो प्रतिष्ठा जीतना, एक्वायर्ड डिस्टिंक्शन विशेष हो जाना, एक्वायर यानी प्राप्त करना, अर्जित करना, विशेष स्थिति, लोग उसको जानने लगे हैं। चमक ग्लोरी आ जाना मतलब प्रसिद्धि आना, पहचान प्राप्त कर लेना, फॉर वंस अचीवमेंट और सक्सेस, यानी कोई व्यक्ति किसी उपलब्धि या सफलता से पहचान प्राप्त कर रहा है, उसको लोग जानने लगे तो उसी को क्या कहते हैं, विन लॉरेल्स। लॉरेल मतलब प्रसिद्धि प्राप्त करना, ग्लोरी प्राप्त करना। विद ओपन आर्म्स, ओ खुले आर्म्स, आजा भाई मेरे, ऐसे ओपन आर्म्स यानी खुले दिल से, खुल के। तो ये क्या कह रहा है, विद वार्म वेलकम, बहुत बढ़िया खुलकर स्वागत करना, विद ग्रेट अफेक्शन, बहुत ज्यादा स्नेह और लगाव से, उत्साह से स्वागत करना, बहुत ही मित्रवत तरीके से और खुशी से। तो ये होता है विद ओपन आर्म्स यानी खुलकर स्वागत किया, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसा। टेक समवन टू टास्क, किसी को काम में ले लेना मतलब उसको डांटना, ठीक है ना। टेक टू टास्क का मतलब डांटना होता है किसी को, ठीक है ना। टास्क मतलब काम, तो कोई व्यक्ति कुछ कर नहीं रहा उसको झट से काम पकड़ा दिया मतलब डांट दिया, कोई भी जमा लो यार। तो देखो क्या कह रहा है, रिब्यूक डांटना किसी को, आलोचना करना या गुस्से से बोलना, ठीक है ना। समवन फॉर समथिंग दैट दे हैव डन रॉन्ग, अगर किसी व्यक्ति ने कुछ गलत किया है तो उसके लिए उसको गुस्से से बोलना, उसकी आलोचना कर देना या फिर उसको डांटना। तो टेक टू टास्क, किसी व्यक्ति ने गलत काम किया तो उसको टेक टू टास्क कर दो, यानी डांट दो ताकि वो आगे ध्यान रखे, ऐसे। आगे बढ़ेंगे, ऑल इंटेंट्स एंड पर्पजेज। इंटेंट यानी मतलब आप कहते हैं ना इरादा और उद्देश्य, पूरे इरादे और उद्देश्यों से, यानी पूरी तरीके से वास्तविकता में, प्रैक्टिकली वास्तविकता में, वर्चुअली प्रैक्टिक पूरा तरीके से, पूरी तरह से, इन एवरी प्रैक्टिकल सेंस ऑलमोस्ट कंप्लीटली, जितना संभव है लगभग पूरी तरह से। जैसे मैं आप लोगों में से बहुत लोगों को देख पा रहा हूं कि कई लोगों ने अपनी पूरी जान झोंक दी है तैयारी में। कैसी कर रहे हैं तैयारी वो, ऑल इंटेंट्स एंड पर्पजेज, अब उनका अपना सारा का सारा जो मामला वो तैयारी को लेकर ही है। और कुछ आप तो देख ही रहे होंगे, लाइब्रेरी में भी सो रहा है, बताओ, मूवी डाउनलोड चल रही है, बाहर घूम फिर के बीड़ी पी रहा है। अबे पढ़ने आया है तो बीड़ी पियो लेकिन पढ़ाई भी तो करो। आगे फिर है टेक एक्सेप्शन टू। एक्सेप्शन मतलब अपवाद जिसको कहते हैं, अपवाद कह दो या किसी का ऑब्जेक्शन करना। ये कई बार आ चुका है, ये एसएससी वगैरह में भी बहुत बार आता है। तो किसी का ऑब्जेक्शन करना, विरोध करना, टेक एक्सेप्शन टू, अपवाद होना। अपवाद किसे बोलते हैं, जो नियमों के खिलाफ हो। तो एक्सेप्ट मतलब ऑब्जेक्शन करना, तो ऑब्जेक्ट स्ट्रांगली विरोध करना, टू बी ऑफेंडेड और मेड एंग्री बाय समथिंग और समवन, किसी व्यक्ति को मतलब विरोध करके भड़का देना भी कह सकते हैं, पर ऑब्जेक्ट वाला बेस्ट है। पे ऑफ ओल्ड, पे ऑफ यानी चुकाना, ओल्ड स्कोर्स यानी
आप कह सकते हो पुराना हिसाब किताब। अपन ही बोलते इससे मेरा पुराना हिसाब किताब था, अब बदला लूंगा। तो पुराना हिसाब किताब चुकाने का मतलब है पहले का कोई बदला लेना। देखो, तो क्या कह रहा है, टू हैव वंस रिवेंज, बदला लेना, टू सीक रिवेंज और रिटेलिएशन फॉर पास्ट रॉन्ग और इनजस्टिस। पुराने समय में अगर आपके साथ कोई गलत हुआ है, कोई अन्याय हुआ है, तो उसके लिए तलाश करना बदले का मौका। तो पे ऑफ ऑल डिस्कोर्स का मतलब है पुराना बदला लेना, ठीक है ना, ऐसे। फिर बात करते हैं टर्न ओवर अ न्यू लीफ, एक नया पत्ता, नया पत्ता उगना, टर्न ओवर यानी नया पत्ता आना। देखो, लीफ यानी पत्ती। पेड़ पर जब पुराने पत्ते झड़ जाते हैं कमजोर होने के बाद, तो नई पत्ती आ जाती है। वैसे ही जीवन में नई शुरुआत करनी चाहिए। चेंज फॉर बेटर, ये बढ़िया रहता है। तो अच्छे के लिए बदलाव करना। बिगिन अ डिफरेंट मोड ऑफ लाइफ, जीवन का एक अलग ही तरीका शुरू कर देना। स्टार्ट टू एक्ट और बिहेव इन ए बेटर और मोर रेस्पॉन्सिबल वे, शुरू कर देना पहले से बढ़िया तरीके से। देखो, आपको भी मैं यही सलाह दूंगा, अपने काम को और बढ़िया तरीके से करने की कोशिश करें। समय लगेगा लेकिन सुधार पक्का होगा। तो आप लोगों को भी टर्न ओवर ए न्यू लीफ, आपकी पुरानी जो भी चीजें हैं उनको छोड़ दें, नया शुरुआत करें ताकि आप अच्छा कर पाए। तो टर्न ओवर ए न्यू लीफ का मतलब होता है अच्छे के लिए सुधार करना, बदलाव करना। मेकअप यानी तैयार करना अपने मन को, अपने दिमाग को, यानी दृढ़ संकल्प कर लेना, निश्चित कर लेना। भाई, आपने अपने माथे को बना लिया, आपने अपना मन बना लिया कि सिलेक्शन लेके रहूंगा, नौकरी लेना नहीं, छीनूंगा। तब जाके मेहनत होती है, और बाकी घूमने से कहाँ तैयारी हो पड़ रही। टू मेक अ डिसीजन अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में निर्णय लेना। कॉल इन क्वेश्चन, ये तो खैर हो गया। कॉल इन अ क्वेश्चन, किसी पर सवाल उठाना। कॉल इन यानी उठा देना, किसी पर कोई सवाल उठाना, मतलब आपने कोई काम किया और उसके ऊपर सवाल उठा रहा, मतलब आपको चुनौती। तो किसी को क्या देना, चैलेंज देना। और या फिर कोई डाउट, कोई आपको संदेह है वो व्यक्त करना, या कोई विवाद या कोई वैलिडिटी को लेकर, कोई वैध है या नहीं, सही है या नहीं, उसको लेकर विवाद में आप किसी को चुनौती देते हैं, अपना डाउट व्यक्त करते हैं, उसी को कॉल इन क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है ना। गिव समवन एयर्स, अपन नहीं कहते उसको हवा दे दी, भड़का दिया। देखो, बिहेव एरोगेंटली, भड़का हुआ व्यवहार करना। ब्रेक ऑफ रिलेशंस विद समवन, यानी आपने उस चीज को, आग को हवा दे दी, मतलब किसी के साथ जो रिश्ते थे वो तोड़ दिए। तो ध्यान रखना, आप जब किसी चीज को हवा दोगे, किसी मुद्दे को, तो उसकी वजह से अगला कैसे व्यवहार करेगा, गुस्से से, और फिर आपका रिश्ता टूट जाएगा। ऐसे याद रख लो। होप अगेंस्ट होप, उम्मीद के खिलाफ उम्मीद। देखो, मैं ये बहुत अच्छा है, मतलब मैं इसको कह सकता हूँ बहुत सुंदर है ये, कि ऐसी स्थिति में भी उम्मीद रखना जब उम्मीदें ना के बराबर हो। जब हमें लग रहा हो कि बात बनेगी नहीं, तब भी उम्मीद बनाए रखना, ये कहलाता है होप अगेंस्ट। और ये बहुत जरूरी चीज है। मैं कह रहा हूं, अगर युद्ध चल रहा हो, चारों तरफ से हार ही हार दिख रही हो, लेकिन तब भी अगर राजा अपनी हिम्मत नहीं हारे, तो वो युद्ध जीतता जरूर है। संभव है जीतना भी चाहिए उसे, क्योंकि उसने हिम्मत नहीं हारी। भले ही उसको नॉलेज था कि हार दिख रही है, लेकिन उसने इस बात को नहीं माना। तो होप अगेंस्ट होप का मतलब है होप, उम्मीद करना तब भी जब केस सीम्स होपलेस, जब स्थितियां ऐसी लग रही हो कि मामला बैठेगा नहीं, तब भी उम्मीद नहीं छोड़ना। नर्चर एन इम्पॉसिबल होप, मतलब एक असंभव उम्मीद को लगाए रखना। तो ये ध्यान रखना, बहुत अच्छा है ये, ठीक है। आगे, आउट ऑफ स्पिरिट्स, स्पिरिट्स का मतलब तो होता है उत्साह से निकल जाना, या उत्साह निकल जाना, मतलब उदास होना, ग्लूमी सैड, फीलिंग सैड, थोड़ा डिप्रेशन में होना, या लैक, कमी होना उत्साह और एनर्जी की। तो आउट ऑफ स्पिरिट्स का मतलब होता है जिसमें उत्साह निकल गया हो, उदास, ठीक है ना, ऐसे। आगे, गॉल एंड वार्मफुड, ये रीट में भी आया, ये अच्छा है, पहले दो बहुत साल पहले आया था, अभी लेटेस्ट ये रीट में ही पूछा हुआ है। गॉल एंड वार्मवुड का मतलब होता है, वैसे तो ये लकड़ी का नाम है, ये थोड़ा आता है कठोरता के लिए, किसी व्यक्ति से हमारे रिश्ते ठीक नहीं होते ना उस संदर्भ में, तो ये आता है घृणा पूर्वक। अ सोर्स ऑफ ग्रेट बिटरनेस, बहुत कटुता, रिसेंटमेंट, दुश्मनी या बहुत ज्यादा दुख होना।
ज्यादातर इसके लिए हेटफुल ही आता है। गॉल, अरे ऐसे बोलते हैं ना, किसी को गाल क्यों निकालते हैं, क्योंकि उससे हमारी नफरत है, ऐसे कर लो। तो गॉल एंड वर्मवुड का मतलब होता है नफरत होना, बहुत ज्यादा हेट होना, या फिर किसी से बहुत कटुता होना। फिर है पुट सम पुट वंस फुट डाउन, कोई व्यक्ति अपना पैर ऐसे कर लेता है कि बस पैर डाउन कर ली, अब हिला हिला के दिखा तो इसको। तो रिमेन फर्म, दृढ़ रहना। रिफ्यूज टू यील्ड, रिफ्यूज टू यील्ड यानी समर्पण करने से मना करना, मना करना, समर्पण करने से, हार मानने से मना कर देना। टू यूज योर अथॉरिटी टू स्टॉप समथिंग हैपनिंग, या फिर कोई कुछ हो रहा है आपके दो, मैं खड़ा हूं काम बंद करो, जैसे घर वाले आते हैं, पापा पापा आ जाए, अपन बच्चे बदमाशी कर रहे हो तो पापा आते ही पैर पड़ते ही भैया बदमाशियां बंद, सारा काम खत्म, स्टॉप। तो पुट वंस फुट डाउन का मतलब किसी का पैर नीचे पटकने का मतलब है कि दृढ़ रहना, या फिर हार मानने से मना कर देना, नहीं तो ये भी हो सकता है, बाकी ये ज्यादा बेहतर है। अगला अंतिम, फुट द बिल। फुट मतलब पैर लगाना, बिल, बिल के पैर लगाना मतलब गया, मतलब बिल दे दिया, ठीक है ना। जमानो देखो भाई यार, मुझे तो आपको याद कराना है, आपको कैसे याद करना नहीं करना अपने अपने तरीके, मैं साधारण तरीके जानता हूँ, आप जैसी विशेष स्टोरी बनाना नहीं जानता हूँ, मुझे आपको याद कराना है। तो फुट द बिल मतलब तो जो पैसे का जो बिल होता है वो, और फुट यानी उसको किक लगाना, मतलब दे दिया रे भाई, हटा इसको यहाँ से भाई। अपन जब बिल चुका देते हैं तो पैर मार के फेंक देते, काम क्या आएगा। तो पे फॉर इट, उसको चुका देना, या किसी चीज की कॉस्ट चुका देना। ठीक है, तो अब हमने आज बहुत, वैसे मैं बता दूं आपको, ये ज्यादातर एग्जाम में मिल जाएंगे आपको, ऐसा मेरा विश्वास है, मैं गारंटी नहीं दे रहा हूं, और होता भी है, जो बच्चे मुझे जानते हैं उनको ये पता है। अब अपन करते हैं सवाल। आपने अगर तल्लीनता से, गहराई से पढ़ा है, तो देखते हैं किसके कितने सही होते हैं। चलो करो फटाफट। भाई वास्तविक आकलन तो यही है, और तो कुछ है नहीं इधर। हाँ जी, फुट द बिल अभी पढ़ा अपन ने, क्या कर देना, बिल को फाड़ देना, किक लगाना, या फेंक देना ना भाई, ये होता चुका देना। ऑप्शन ही इतने मरे हुए देंगे आप लोगों को, है ना, चुकाना। गाल, मैंने कहा ना भाई, किसी को गाली क्यों देते हैं, जब वो नाराज हो, गुस्से में हो, मतलब नफरत भरा, तो हेटफुल, हेटफुल होता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर पे। हाँ, टू कॉल इन क्वेश्चन, देखो कॉल इन क्वेश्चन का मतलब क्या है, कि या तो कोई डाउट व्यक्त करना या चुनौती देना। अब ये नो डाउट नहीं है, डाउट होता तो ये भी नहीं, तो चुनौती देना। अभी हमने किया भी तो था थोड़ी देर पहले, तो कॉल इन क्वेश्चन था तो सही यार, कहीं ये रहा देखो, चैलेंज देना या डाउट होना, नो डाउट लिखा है वहां, ठीक है ना, ऐसे करके थोड़ा सा ध्यान रखें। तो अगला पढ़ें, टू मेक अप वंस माइंड, मन को तैयार कर लेना, ठीक है ना, डिसाइड कर लेना, एकदम करेक्ट। आप वीडियो को पॉज करके खुद करो। एक नई पत्ती का आना यानी नई शुरुआत, बढ़िया शुरुआत करना, ठीक है ना। टू प्लांट ए ट्री, स्टॉप फाइनली नहीं, बिगिन अगेन, दोबारा किसी चीज की शुरुआत करना, टेक ए ब्रेक नहीं होता है। टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर, पुराना हिसाब किताब चुकता करना, तो बदला लेना, बदला लेना। टेक टू टास्क, काम सही नहीं किया तो उस साले को डांट दो, तो क्या होगा, रिब्यूक, डांटना। विन लॉरेल्स, समृद्धि या ग्लोरी हासिल करना, प्रसिद्धि जीतना। तो टू गेन ऑनर, सम्मान प्राप्त करना। टू बी डिसीजिव नहीं, चैलेंज नहीं, पनिश नहीं, एक एक चीज पे काम करेंगे। एज ए सोशल रिफॉर्मर, एक सामाजिक उद्धारक होने के नाते उसने अपना मुंह अगेंस्ट नॉच पार्टी, जो बड़ी बड़ी पार्टी थी उनके खिलाफ, तो ये खिलाफ होना, स्टर्नली अपोज्ड, कठोर विरोध, उसके सामने हो गया, खिलाफ हो गया, स्टर्नली अपोज्ड। टू पुट स्पोक इन वंस व्हील, किसी की प्रगति के पहिए में छड़ी डालने का मतलब मैंने बताया था ना, बताओ। टू पुट अ डिफिकल्टी इन द वे ऑफ प्रोग्रेस, किसी की प्रोग्रेस में परेशानी डालना। तो फिर अंडर द, मौसम के अंदर भैया बीमार हो जाता है, तो मौसम के अंदर बीमार हो जाता है तो क्या होगा, फील अनवेल। खुद करना है तो वीडियो को पोज करके करो,
डोल्ड्रम्स मतलब उदास होता है, तो उदास का मतलब अपन देख लेते हैं क्या-क्या देखो, हाई एनर्जी नहीं, कन्फ्यूजन में नहीं, ये रहा। लो एंड डल स्पिरिट्स यानी लो स्पिरिट ही होता है, वो तो एक ही चीज़ है। आगे, लेट बाई गोन्स बी बाई गोन्स, गोन्स यानी जो हो गया, तो ये कह रहा है टू फॉरगेट अबाउट अ डिसएग्रीमेंट, और मतलब किसी चीज को आपके कोई एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट या विवाद हो उसको क्या कर देना, भूल जाना, जो हो गया उसे जाने दो, ये ऐसे। टू प्ले सेकंड फिडल, मैंने कहा ना दूसरे नंबर पे होना, प्रथम तो कोई और है, तो बताओ कौन सा होगा। टू सपोर्ट द रोल, किसी रोल को सपोर्ट करना, बस वही बात है, सपोर्टर है ये बेचारा। ऑल ग्रीक टू मी, मैंने कहा ना अगर ग्रीक लिख दें तो कैसा होगा, नहीं समझने वाला, इनकॉम्प्रिहेंसिबल। सेट थेम्स ऑन फायर, आग पर नदी सेट करना बोले तो थोड़ा सा विशेष कुछ करना। मैन ऑफ वर्ड, अपनी बात बात का पक्का, अपने वादे पर खरा उतरने वाला। तिनके के समान, कमजोर आदमी। ठीक है ना, ऐसे तो ये थे आज के। जल्दी ही अगला वीडियो लाएंगे, आपको बढ़िया लगा हो। आपके क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ 15-18 में से अगर आपने 12 का आंकड़ा भी पार किया ना पहली बार में ही, तो हमारे यहाँ इसको ही पढ़ना बोलते हैं, दूसरा कोई तरीका नहीं है। आज के लिए इतना ही। आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। थैंक यू।